जो बार बार कहा जाता है रिजर्वेशन खत्म कब होगी, खत्म कब होगी, उन्हें यह पूछना चाहिए कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म कब होगी। जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ को शिक्षा दी गई और कुछ को कहा गया कि तुम शिक्षा नहीं लोगे, वेद पुराण पढ़ोगे तो कान में शीशा घोल दिया जाएगा। ये इनइक्वालिटीज थी ना, इसलिए उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे आधार, उसी आधार पर बदलना पड़ेगा। इसी तरह से रिजर्वेशन के बारे में इस तरह के स्थूल सवाल मत पूछिए कि अरे इस देश में कास्ट इक्वालिटीज खत्म नहीं हुई, 70 साल हो गया, बताइए अब क्या करें ना। प्रश्न ये पूछिए 70 साल पहले जहां हम थे क्या उससे कुछ बेहतर हुआ इस रिजर्वेशन के? मैं देखता था हमारे इधर संयोग से जिस समाज से मैं हूं, जाति यादव जाति है, हरियाणा के लोग हैं। तो जैसा आप जानते हैं 1992 तक यादव्स को कोई रिजर्वेशन नहीं था हरियाणा में और बाकी जगहों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो हमारे पढ़े लिखे रिश्तेदार कहा करते थे रिजर्वेशन बड़ी खराब चीज है, SC ST लोगों को बताओ ये दे दिया वो दे दिया, सब तरह की बातें करते रहते। मैं डिफेंड करता रहता था, फिर कहते तू तो ऐसी बातें करता है। फिर साहब उनको रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया, 92 के बाद मंडल कमीशन आया, रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। अब मैं देखता हूं उनके तेवर बदले। नहीं, देखो हम लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है। अब मैं पलट के कहता हूं नहीं जी उतना अन्याय तो नहीं हुआ जितना आप कहते हो आपके साथ हुआ है। तो जैसे ही इंसान का स्वार्थ आ जाता है तो अचानक तर्क बदल जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ लोग बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए संभल के सोचें, संयत तरीके से सोचें। तो अब हम उस सवाल पे आ रहे हैं जिस पे हम इस देश में बहुत बहस करते हैं कि ठीक है भाई रिजर्वेशन हो, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस पे दिए जाएं, कास्ट बेसिस पे क्यों दिए जाएं। पहले कुछ फैक्ट्स। क्या इस देश में कास्ट इनइक्वालिटीज हैं? क्या आज भी हैं? हम कई लोग कहते हैं, शहरों में कहते हैं, भाई कितने लोग कहते हैं आई डिडंट इवन नो अबाउट माई कास्ट। आप लोगों ने बोल बोल के, जब आपने बात की, मंडल की बहस हुई, तब मैंने पहली बार देखा कास्ट क्या है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि कास्ट क्या है। आपको पता नहीं था इसका मतलब यह नहीं है कि कास्ट का फायदा आपको नहीं मिला। कोई मर्द हो सकता है औरतों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन मर्द होने की एडवांटेजेस उसको मिले हैं जिंदगी भर। तो पता हो ना हो, लेकिन आपको उसके फायदे मिले। खैर, पहले मैं चाहता हूं आपको सिंपल एक दिखाऊं, क्योंकि कई बार बहुत एलिमेंट्री चीज भी हमें नहीं पता होती। हमारे समाज का कास्ट वाइज ब्रेकअप क्या है ये देखिए। हमारी सोसाइटी का कास्ट वाइज ब्रेकअप है। दलित मैंने 17% लिखा है, पिछली बार मैंने आपको बताया था 16.2, मगर पिछले 10 साल में थोड़ा सा बढ़ा है, ऐसा सोचते हुए मैंने उसको 17 लिखा है। आदिवासी 9%, ST 9%, 8.2 रिकॉर्ड हुए थे, अब तक 8.7 8.8 हो गए होंगे। OBC 44%। आपने कहीं 52 सुना होगा, बहुत लोगों ने कहा होगा मंडल कमीशन 52%। ये माइथोलॉजी है, मंडल कमीशन ने बहुत ही अंदाजे से बातें बोल दी थी, फैक्चुअली सही नहीं है। जितने भी सर्वे हुए, ये दोनों आंकड़े SC और ST का आंकड़ा तो मैं सेंसस के आधार पे दे रहा हूं, क्योंकि सेंसस में लिखा जाता है। OBC का सेंसस में गिनती नहीं होती। वैसे ये भी बड़ी अजीब चीज है, जिसके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम है उसको सेंसस में गिना ही नहीं जाता, और आप गिनने की बात करो, लोग कहते हैं हाय हाय आप जातिवाद फैला रहे हो। अरे भाई, रिजर्वेशन जब दे रहे हो तो कम से कम ये तो गिनना पड़ेगा ना। अगर महिलाओं के लिए आप स्पेशल स्कीम चलाओगे तो गिनना तो पड़ेगा कितनी महिलाएं हैं। आर्मी में महिलाओं को लाने की स्कीम चलाओगे तो गिनोगे तो सही ना कि आर्मी में कितनी महिलाएं हैं कितनी नहीं है। कैसे नहीं तो करो। इसी का अभी जो NSS के आधार पे हमारा सबका आधार है, मूल्यांकन है, कई सोशल साइंटिस्ट लोगों से मैंने बात की है, एक मूल्यांकन है कि अंदाजन 44%, 52 नहीं, 44% मिलके हो गए 70। याद रखिए, मोटा आंकड़ा दिमाग में बना लीजिए, SC plus ST plus OBC आर 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो बाकी 30% अपर कास्ट, ना 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 ना, एक और कैटेगरी रह जाती है, 30% जनरल। जनरल में बाकी कौन बच गए? जनरल में अभी कुछ बच गए। देखिए, OBC में कुछ मुस्लिम्स तो आ गए, लेकिन काफी मुस्लिम है जो OBC में नहीं आते हैं।
सिख, कुछ सिख तो एससी में आ गए, थोड़े से ओबीसी में भी आ जाते हैं, लेकिन काफी सिख हैं जो कि ना एससी है ना ओबीसी है। और क्रिश्चियंस कुछ तो ओबीसी में है, लेकिन क्रिश्चियन एससी नहीं हो सकते, एसटी हो सकते हैं। तो इस सब के लिए अनुमान तय करके बहुत ब्रॉडली मैंने 10% और बाहर कर दिए, यानी कि जो जनरल हैं लेकिन हिंदू नहीं, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स है, उसको निकाल दिया तो बच गए 20%। सिर्फ 20% अपर कास्ट हिंदूज हैं इस देश में, और उसमें भी अगर महिलाओं को निकाल दिया जाए तो हिंदू अपर कास्ट हिंदू मेल्स ये सिर्फ 10% है हमारे देश की पॉपुलेशन का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप जहां हैं वहां थोड़ा सा निगाह घुमा के देख लीजिए। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, आप किसी टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, आप किसी टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहीं टीचर्स हैं, कंपनी के सीईओज हैं। सिर्फ मन में एक हल्का सा कैलकुलेशन कर लिया कीजिए, अच्छा ये जो 10 लोग दिख रहे हैं इनमें से क्या 7 लोग एससी एसटी ओबीसी है? ये 2 होने चाहिए अपर कास्ट हिंदूज होने चाहिए। कितने हैं? मैं आपको एक अनुमान दिखाता हूं। पिछले साल एक सर्वेक्षण आया, ये ऑक्सफैम ने किया है, इंडिया के मीडिया के बारे में। इंडिया के मीडिया में अपर कास्ट हिंदूज कितने हैं? ऑक्सफैम का सर्वे है 2019 का। ये देखिए, टीवी एडिटर्स, जो टॉप एग्जीक्यूटिव एडिटर्स जो डिसीजन लेते हैं, जो टॉप लोग टीवी न्यूज, देश में न्यूज क्या है तय करने वाले, 88% लोग अपर कास्ट हिंदूज हैं। जो टीवी पैनलिस्ट बैठ के ज्ञान देते हैं मेरे जैसे लोग, उनमें से 70% हैं। और जो ओपिनियन मेकर्स जो अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, देश दुनिया की क्या स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं, उसमें 72% है। मोटी बात, फिर याद रखिए, जो समाज में 30% है जनरल और 20% है हिंदू अपर कास्ट, वो बाकी सब जगहों पे जहां पे हम देखते हैं जो टॉप पोजीशंस हैं उसमें वो 70-80 है। और जो समाज में 70-80 है वो इन सब जगहों पे 20-30 है। मोटा बात दिमाग बनाने के लिए, मन में रखने के लिए, जहां जाएं आंख खोल के एक बार चेक कर लिया कीजिए, जस्ट चेक कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ कास्ट के आधार पे सोचना चाहिए, पर आप सिर्फ चेक करना शुरू कीजिए। एक बार मेरे साथ मजेदार किस्सा हुआ। टीवी स्टूडियो में हम थे और रिजर्वेशन पे बहस हो रही थी। तो जैसा टीवी स्टूडियोज में होता है, उन्होंने कहा चलिए हम दर्शकों से पूछते हैं साहब रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहां 90% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे को उस दिन इच्छा हुई, मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। अब मुझे ऐसा कीजिए, एक बार दोबारा हाथ उठवाइए कि ये जो स्टूडियो में लोग बैठे हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी कितने हैं? 10% भी नहीं थे। वो संयोग था, मगर आमतौर पे जो होता है, जो समाज में 80% है वो बड़ी बड़ी जगहों पे सिर्फ 20% है। जो समाज में सिर्फ 20% है वो हर विजिबल जगह पे 80% है। इतना बड़ा अंतर है हमारे समाज में आज भी, पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा, आज भी इतना बड़ा अंतर है। क्या ये अंतर एजुकेशन में है? ये मैं आपको एक आर्टिकल से दिखा रहा हूं, ज्यादा आंकड़ा दे दिया है, शायद मैंने इस टेबल पे दिखाई देगा या नहीं। ये आर्टिकल है सतीश देशपांडे का, जो उन्होंने आज से 10 साल पहले लिखा था। उन्होंने क्या किया कि एनएसएसओ का आंकड़ा लिया और उसमें से देखा, ये ईपीडब्ल्यू में उनका आर्टिकल छपा था। प्रोफेसर सतीश देशपांडे वैसे मेरे प्रिय लेखकों में से हैं। कास्ट के सवाल पे, इनइक्वालिटी के सवाल पे, रिजर्वेशन के सवाल पे बहुत सुंदर लिखते हैं और मैं तो बहुत सीखता रहता हूं उनकी बातों से हमेशा। आप भी पढ़िएगा, सतीश देशपांडे, कास्ट, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कुछ भी गूगल कर लीजिए, आपको उनके अनेक लेख मिल जाएंगे, पढ़िएगा। ये उनका ईपीडब्ल्यू में लेख है, जिसमें उन्होंने एनएसएसओ के आंकड़े देखते हुए ये देखा कि ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे, हिंदू यूसी मतलब अपर कास्ट, हिंदू ओबीसी, हिंदू एससी, हिंदू एसटी, मुस्लिम्स, ये लोग
मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और ग्रेजुएट्स में इनका प्रोपोर्शन कितना है? हमने देखा ना, जो समाज में 20% है, वैसे ये आंकड़ा सिर्फ अर्बन एरियाज के बारे में है। अर्बन एरियाज में अपर कास्ट का पॉपुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, 30-35% के करीब होता है। ये शिक्षा में कितने हैं? ये देखिए, आपको दिख रहा है 67% मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेजेस के 2/3 स्टूडेंट्स एनएसएसओ के आंकड़े के हिसाब से अपर कास्ट के थे। तो जो लोग समाज में 1/3 से कम है, वो यहां 2/3 से ज्यादा है। बाकी 15, 10, 13 ओबीसी जो कि समाज में 44% हैं, अर्बन एरियाज में 35-40% हैं, वो 15-10% हैं। SC ST तो बहुत कम है, मुस्लिम्स भी आप देख रहे होंगे बहुत कम है। इसको आप चेक करना चाहें तो आप ऐसा कीजिएगा, एक आता है हर साल एनुअल हायर एजुकेशन सर्वे, भारत सरकार निकालती है, जिसके अंदर इस तरह के आंकड़े दिखाई देते हैं। मैंने इन आंकड़ों को पिछले साल चेक किया था। मोटी तस्वीर यही है, अगर आप इस देश के टॉप इंस्टीट्यूशन, जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, उन सब के आप आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि फॉर्चुनेटली वहां SC ST OBC मुस्लिम सब आंकड़े मिलते हैं। अपर कास्ट हिंदूज अलग से नहीं लिखा होता, लेकिन वो आप डिड्यूस कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से। मोटी तस्वीर आज भी यही है, देश की टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आज भी 65 से 70% स्टूडेंट्स जनरल या अपर कास्ट हिंदू वर्ग के हैं। यह तो तब जबकि रिजर्वेशन लागू है, उसके बाद भी यह हालत है। टीचर्स में 70% से ज्यादा टीचर्स सिर्फ इसी कैटेगरीज के हैं। तो मोटी बात ये, आज भी कास्ट इनइक्वालिटीज हैं समाज में, हैं, बड़े पैमाने पर है। एक बात और पूछी जाती है कि ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज है, लेकिन क्या कास्ट इनइक्वालिटीज ही है और कुछ नहीं है? और कुछ है, बिल्कुल। हमारे समाज में सबसे पहले तो मैं कहूंगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। अमीर गरीब का अंतर बहुत भारी अंतर है। जेंडर इनइक्वालिटीज है, मर्द औरत का अंतर, और गांव शहर का अंतर। ये 4 इनइक्वालिटीज हमारे यहां एक दूसरे को काटती हैं, रीएनफोर्स करती हैं। गरीब अमीर, कास्ट कम्युनिटी, जेंडर और रूरल अर्बन, 4 इनइक्वालिटीज हैं। इनमें से क्या कोई एक इनइक्वालिटी बाकी सबको समझा देती है? जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई गरीब का देखिए ना, सीधा इकोनॉमिक बेसिस पे आप देख लीजिए, जो गरीब है उसके साथ इनइक्वालिटी है, उस गरीब के बेसिस पे आप कर दीजिए। मैं मानता हूं गरीब अमीर की इनइक्वालिटी बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है, और ये कोरोना वायरस के समय तो रोज इसका ध्यान आता है कि कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है। जैसे पूरा देश इस वक्त एक अमीर इंडिया है और एक गरीब भारत है, इसमें बढ़ चुका है, तो बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। लेकिन गरीबी एकमात्र इनइक्वालिटी नहीं है। इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एविडेंस पेश कर रहा हूं। यह है प्रोफेसर सतीश देशपांडे और राजेश रामचंद्रन का एक लेख है जो छपा है फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने केवल गरीबों को देखा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का डेटा सेट है, जहां से उन्होंने लिया 2012 का। उन्होंने क्या किया, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो सिर्फ गरीब है, केवल उन गरीबों में देखा अलग अलग कास्ट के हिसाब से कि क्या गरीबों के अंदर भी कास्ट डिफरेंसेस हैं। आप देखिए, ये आंकड़ा वो दिखा रहे हैं गरीबों के अंदर। ये सब वो लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। किसमें? ब्राह्मण, अदर अपर कास्ट और SC, इन 3 की तुलना कर रहे हैं। पुअर ब्राह्मण, पुअर अपर कास्ट, यानी कि ब्राह्मण के अलावा दूसरे अपर कास्ट जो है, और पुअर शेड्यूल्ड कास्ट। 2 चीज पूछ रहे हैं सिंपली। हर परिवार में देखा कि ऐसे कितने परिवार हैं जहां कम से कम एक व्यक्ति 12 साल एजुकेशन लिए हुए है, यानी कि जिसको नौकरी वोकरी मिलने की थोड़ी गुंजाइश है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है। लेकिन यहां भी देखिए, ब्राह्मण परिवार में 40%,
बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार में भी, और बिलो पॉवर्टी लाइन ब्राह्मण होते हैं, खूब हैं। दिल्ली में जो रिक्शा चलाते हैं इनमें से बहुत लोग बिहार के ब्राह्मण हैं। अपने गांव में कह नहीं सकते, हाथ से काम कर नहीं सकते, वहां कहते हैं नौकरी कर रहा हूं, यहां आके रिक्शा चलाना पड़ता है। तो ब्राह्मण में, अपर कास्ट में गरीबी है, इससे कोई इंकार नहीं हो सकता। मगर आप ये देखिए कि गरीबी के बावजूद अंतर है। यहां गरीबी है, गरीब ब्राह्मण में 40% परिवार में कम से कम एक व्यक्ति है जो 12वीं क्लास पढ़ा हुआ है, 12 कक्षा साल तक पढ़ा है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक है, यानी कि फैमिली में नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश है। अदर अपर कास्ट में चले जाए ब्राह्मण के अलावा 16%, और एससी में सिर्फ 12%। कितना बड़ा फासला है उन लोगों का जो कि इकोनॉमिकली सेम स्टेटस के हैं। यही सवाल दूसरे तरीके से पूछा कि इन गरीब परिवारों में से ऐसे कितने लोग हैं जो दिहाड़ी की मजदूरी के अलावा कुछ काम करते हैं, कुछ भी छोटी मोटी नौकरी, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, यानी कि दिहाड़ी की मजदूरी से बेहतर काम कर रहे हैं। यहां भी देखिए, ब्राह्मण परिवार में 29%, ये अति गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे अति गरीब परिवार हैं सब। इनमें 29% है जो दिहाड़ी की मजदूरी से कुछ बेहतर काम कर पा रहे हैं, और बाकी में देखिए 11 और 8%। मतलब सिर्फ एक छोटी बात कहना चाह रहा हूं कि गरीबी बहुत बड़ा सच है, गरीबी एकमात्र सच नहीं है। एक गरीब परिवार में भी फर्क होता है। फर्क होता है इस चीज का कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार, खास तौर पे ब्राह्मण का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं जिसके परंपरा है, जिसका संस्कार है पढ़ने लिखने का। गरीब ब्राह्मण परिवार में गरीबी के बावजूद कोई मामा, कोई चाचा आ जाएगा, नहीं बच्चे में पोटेंशियल है, भाई बच्चे में कुछ प्रतिभा है, चलो मेरे पास भेज दो। बच्चा चला जाएगा गांव में, गांव से बाहर शहर में जाके अपने मामा चाचा किसी के पास जाके कुछ पढ़ाई कर लेगा। तो संस्कार से फर्क पड़ता है। इसके लिए एक दूसरा शब्द है सोशियोलॉजी में, सोशल कैपिटल। उसके पास वो नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास सोशल कैपिटल है। उसके पास एक ऐसा संस्कार है, कॉन्टेक्ट्स है, कनेक्शंस हैं, मेमोरी है, पढ़ना लिखना चाहिए, ये विचार है। एक गरीब अपर कास्ट ब्राह्मण का बच्चा जब स्कूल जाके पढ़ता नहीं है, उसका बाप उसको कम से कम कहता है ना बेटा पढ़, पढ़ के ही कुछ बनेगा और कोई रास्ता नहीं। और वही एक दलित परिवार का, आदिवासी परिवार का बच्चा जब स्कूल से आके कहता है कि ना मन नहीं लग रहा, तो मां कहती है अब क्या करे, बच्चे का मन नहीं लगता, चल तू काम शुरू कर ले। वैसे दुनिया में मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूं, बता सकता हूं दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो आके कभी एक दिन ना कहता हो कि नहीं मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं लगता, स्कूल नहीं जाना। वहीं अंतर शुरू हो जाता है। एक परिवार जिसके अंदर माँ जाके स्कूल टीचर से बात करेगी, बच्चा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, आप हेल्प करेंगे, ये खुद पढ़ाएगी, कुछ करेगी, और वो माँ जो कहेगी ठीक है भाई क्या करते हैं, बच्चे का मन नहीं लगता, चल जाके तू अब पापा के साथ जाना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे। सोशल कैपिटल ये इनविजिबल है, इसको आप पैसे से नाप नहीं सकते, लेकिन इससे फर्क पड़ता है आप जिंदगी में कहां जा सकते हैं। खैर, तो पलट के फिर आते हैं कि हमने अब तक ये देखा कि हां हमारे समाज में इनइक्वालिटी है। हमने देखा इनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस पे है, लेकिन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं है, जेंडर पे है, गांव शहर पे है, पैसे के आधार पे है। तो फिर रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन केवल जाति के आधार पर क्यों? मेरे 2-3 सुझाव हैं, 2-3 बात इस पे कहना चाहता हूं, उससे पहले कि मैं सुझाव पे जाऊं। जो रिजर्वेशन का सिस्टम हमारे देश में आया है, वो हमारे यहां जो सिस्टेमैटिक इनइक्वालिटीज रही है उसका पार्शियल रेस्पॉन्स है। कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन हमारे यहां इसलिए है कि कास्ट हमारे यहां की इनइक्वालिटीज को मेजर करने का सबसे आसान तरीका है। कास्ट हमारे यहां छुप नहीं सकती, कास्ट दिखती है,
और कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हैं, भी चल रहे हैं। इसलिए हमारे यहां इनइक्वालिटीज को पहचानने का और उसे बराबर करने का एक सिंपल तरीका है। लेकिन इसके अलावा ये एकमात्र तर्क नहीं है। दूसरा तर्क ये है कि हमारे समाज में कुछ वर्गों के साथ स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोगों को शिक्षा मिल गई, कुछ बेचारे पीछे रह गए ना, ऐसा नहीं है। कुछ को शिक्षा दी गई और कुछ को कहा गया कि तुम शिक्षा नहीं लोगे, वेद पुराण पढ़ोगे तो कान में शीशा घोल दिया जाएगा। ये इनइक्वालिटीज थी ना। इसलिए उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे आधार, उसी आधार पर बदलना पड़ेगा। द क्राइटेरिया ऑफ एफर्मेटिव एक्शन हैज टू बी द सेम एज द क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जिस आधार पर समाज में इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसी आधार पर पलटना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा समाज हो जहां नियम बन जाए कि जो 6 फुट से लंबे लोग हैं उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी और इसको 500 साल तक कर दिया जाए, तो क्या होगा? 6 फुट से लंबे लोग मुरझाए हुए, झुके हुए कुबड़े की तरह झुक के चलना शुरू कर देंगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और उस समाज में मान लीजिए ऐसे द्वीप में आप पहुंच गए और आपको कहा गया कि आप इक्वालिटी स्थापित कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ना कि 6 फुट से ऊंचे लोगों को विशेष अवसर दिए जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, 6 फुट से ऊंचे लोगों को भी दिया जाएगा। ये बात 5 फुट से नीचे लोगों पे भी लागू हो सकती है। कुछ भी कर लीजिए। जिस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा उसी आधार पे रिवर्सल होगा। हमारे समाज में इनइक्वालिटीज कई आधार पे रही, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा आधार कास्ट था। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हमारे समाज की कई इनइक्वालिटीज में से एक को एड्रेस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। रिजर्वेशन क्यों हो और किसी चीजों से काम क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल, रिजर्वेशन एकमात्र तरीका नहीं है। एफर्मेटिव एक्शन के कई औजार हो सकते हैं, रिजर्वेशन उनमें से सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। आप फेलोशिप्स दे सकते हैं, आप स्पेशल क्लासेस दे सकते हैं, स्पेशल ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, आप एडिशनल पॉइंट्स दे सकते हैं। हमारे रिजर्वेशन इसका एक आखिरी तरीका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है। कोटा बना दो, इतना तो करना ही पड़ेगा। कोटा हर चीज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में जिस तरह की इनइक्वालिटीज है, उस इनइक्वालिटीज को देखते हुए कोटा एक तरीका है जो काम करता है, रिजर्वेशन एक तरीका औजार है जो काम करता है। बाकी कोई और औजार आप लगा दीजिए, वो जल्दी ब्लंट हो जाता है, वो काम नहीं करता। तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने का एक इफेक्टिव तरीका है रिजर्वेशन। मैंने कहा इफेक्टिव। आप पूछेंगे इफेक्टिव कैसे हुआ जी? 70 साल हो गए, अभी तक चले आ रहा है, कैसे इफेक्टिव हुआ? ये मैं वापस फिर आपको कोरोना वायरस पे ले जाऊंगा। कोरोना वायरस में हम ये नहीं कहते कि लीजिए लॉकडाउन वाले दिन तो 500 केस थे, आज हो गए 21,000, इफेक्टिव कैसे हुआ? ये तो खराब हो गया। नहीं, हम कहते हैं वायरस के बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हुई है। हम बारीकी से देखते हैं। इसी तरह से रिजर्वेशन के बारे में इस तरह के स्थूल सवाल मत पूछिए कि अरे इस देश में कास्ट इक्वालिटीज खत्म नहीं हुई, 70 साल हो गया, बताइए अब क्या करें। ना, प्रश्न ये पूछिए 70 साल पहले जहां हम थे, क्या उससे कुछ बेहतर हुआ इस रिजर्वेशन के चलते? क्या स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है? या यूं पूछिए अगर रिजर्वेशन ना होता तो हम किस स्थिति में होते? क्या हम आज उससे बेहतर स्थिति में हैं? आप खुद ही देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आपको अंतर साफ दिखाई देगा। इन रिजर्वेशन के चलते पहली बार खास तौर पे एससी और एसटी वर्ग में एक नया वर्ग आया है जो पढ़ लिख रहा है, जो अपनी आवाज उठा रहा है, जो अब एक ऐसे स्तर पे पहुंचा है जहां वो अपने समाज को पूरा साथ ले जा रहा है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, हमारे समाज का चेहरा बदला है। किसी गांव में चले जाइए, पूछिए अलग अलग परिवारों की क्या स्थिति है, 70 साल पहले थी, अब क्या हो गई है, क्या बदलाव हुआ है। आप देखेंगे बदलाव हुआ है। कम से कम एक छोटा वर्ग पैदा हुआ है जो
नहीं होता अगर रिजर्वेशन ना हो। पलट के दूसरा सवाल पूछा जाता है तो फिर हो गया ना जी, 70 साल तक कर दिया, अब तो बंद कर दे ना, ये भी अच्छा तर्क नहीं है। अगर कोई बीमार होता है, हम ये तो नहीं पूछते नहीं भाई साहब दवाई कब बंद हो रही है, दवाई अब बंद कर दें, प्लास्टर उतार दें। हम पूछते हैं ठीक हो गए ना, तकलीफ तो नहीं है ना, ठीक हो गए तो अब दवाई बंद कर दें। दवाई बंद करने से पहले पूछते हैं कि तबीयत ठीक हो गई ना, प्लास्टर उतार दे से पहले पूछते हैं फ्रैक्चर हील हो गया ना। ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते? यही बात रिजर्वेशन पे लागू होती है। जो बार बार कहा जाता है रिजर्वेशन खत्म कब होगी, खत्म कब होगी, उन्हें यह पूछना चाहिए कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म कब होगी। जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन बंद कर देना चाहिए। तो अब तक मैंने जो बेसिक बात, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, कई बार मैं इस पे बहस करता हूं, बात करता हूं अपने युवा साथियों से, तो कम से कम 3 घंटे का हमारा सेशन होता है। उस 3 घंटे की बात को मैंने 20-25 मिनट में समेटने की कोशिश की है। तो बेसिक बात ये अभी तक मैंने कहा है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस जो है वो हमारे देश में जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है और होना चाहिए, वो लाने का एक औजार है। क्या इसका मतलब है ये एकमात्र औजार है? क्या इसका मतलब है कि ये इससे काम बन गया है? क्या इसका मतलब है जो कुछ रिजर्वेशन जैसी चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए? क्या इसका मतलब है कि इसमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने बार बार लिख के कहा है कि आज की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। सिंपल फॉर्मूला फिर आपको कह दूं, रिजर्वेशंस आर नेसेसरी, दे आर नॉट सफिशिएंट। आरक्षण अनिवार्य है लेकिन अपर्याप्त है, जरूरी है ना काफी है। खाली रिजर्वेशन से कुछ नहीं कुछ बदलेगा, उससे खास कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज लानी है तो बहुत कुछ और करना होगा। कास्ट के अलावा बाकी जो इनइक्वालिटीज है उसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना। कास्ट के लिए कोटा बन गया, रिजर्वेशन हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी के लिए आप कुछ ना करें, अमीर गरीब के लिए कुछ ना करें, आप महिला पुरुष के लिए कुछ ना करें, आदमी आप शहर गांव के लिए कुछ ना करें। इन सब के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। सबके लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और बहुत कुछ किया जा सकता है। गरीबी अमीरी के लिए सबसे सिंपल चीज है, बहुत बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस कीजिए। महिला पुरुष के लिए सबसे बड़ी चीज जरूरत है शिक्षा में, लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलिए, बड़ी संख्या में हॉस्टल्स खोलिए। शहर और गांव के लिए गांव में अच्छी शिक्षण संस्थाएं खोलिए। तो इन सब के लिए एड्रेस करने की जरूरत है। रिजर्वेशन इस देश की इनइक्वालिटीज में से एक इनइक्वालिटी के लिए बड़ी स्पेसिफिक दवाई है, एकमात्र दवा नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन का भी क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से रिजर्वेशन में भी सुधार करने चाहिए। मैंने बार बार कहा है, फिर एक बार दोहरा देता हूं, मैंने लेख भी लिखा है। वैसे आपको लेख बता दूं, आज से कोई 10 साल पहले जब मैं एकेडमिक हुआ करता था तब मैंने लेख लिखा था, पत्रिका है सेमिनार, और लेख का नाम है रीथिंकिंग सोशल जस्टिस। इसे देखिएगा, रीथिंकिंग सोशल जस्टिस, जिसमें मैं कहता हूं रिजर्वेशन बहुत एक सफल प्रयोग है हमारे देश में, लेकिन अब इस प्रयोग में काफी सुधार करने की जरूरत है। और मैं बताता हूं क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। उसके कुछ मोटे पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं। पहली बात, याद रखिए, रिजर्वेशन का फायदा उसी को मिलता है जो 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर लेता है। ज्यादातर गरीब, ज्यादातर दलित, ज्यादातर ओबीसी के बच्चे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जो पहुंचेगा नहीं उसको कैसे फायदा मिलेगा? तो सबसे बड़ी जरूरत है स्कूली एजुकेशन को इंप्रूव करने की। रिजर्वेशन से भी ज्यादा बड़ा औजार है सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा। ये दिलवा दें, रिजर्वेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, रिजर्वेशन की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। सरकारी स्कूल में बेहतर एजुकेशन, पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछें। दूसरा, इंडियन लैंग्वेजेस, जिसके बारे में मैं कह ही चुका हूं। जिस दिन इस देश में हिंदी में MBBS होनी शुरू हो गई, BE होनी शुरू हो गई, और नौकरी देते वक्त आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो, उस दिन एकाएक गरीब घर के बच्चे ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। एकाएक इसमें गांव के, दलित, ओबीसी सबकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश एक छलनी है।
इस देश में ऑलरेडी जो प्रिविलेज्ड हैं उनको एडिशनल प्रिविलेज देने की छलनी है इंग्लिश। इस छलनी का प्रयोग करना बंद करवा दीजिए, एक झटके में इस देश के जो इनइक्वालिटीज हैं काफी कम हो जाएगी। इंग्लिश से मुझे कोई बैर नहीं है, पढ़ता हूं, लिखता हूं, मजे भी लेता हूं, लेकिन इंग्लिश भाषा के जरिए जो डोमिनेंस है, इंग्लिश की जो हेजमनी है, इंग्लिश का जो दबदबा है, इंग्लिश की जो ये ठेकेदारी है, इसको तोड़ने की जरूरत है। तीसरा, ये जो हमारी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसमें 2-3 सुधार करने चाहिए। ये मैं आज नहीं 10 साल से बोल रहा हूं। क्या सुधार करने की जरूरत है? नंबर 1, ये जो कैटेगरी है तीनों, SC, ST, OBC, तीनों में अंदर एक एक कैटेगरी है जो बहुत बहुत दबी हुई है और तीनों में ही कुछ खास लोगों ने कब्जा कर लिया है। SC में 2-3 समाज हैं उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, जिनके लोगों को आज से 100 साल पहले थोड़े से बेहतर एडवांटेजेस मिले थे, तो उन्होंने ज्यादा रिजर्वेशन पे कब्जा कर लिया, बाकी सब लोग रह गए। जैसे जो सफाई कर्मचारी समाज है, जो मैंने जिक्र किया होगा, मुसहर समाज है, अलग अलग तरह के समाज है ऐसे जो जिन्हें डर्टी ऑक्यूपेशंस बोला जाता था, वो आज भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरी राय रही है कि उनके लिए अलग सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। SC कोटा के 2 हिस्से हों, कैटेगरी A, B, और जो B यानी कि जो सबसे पिछड़े हैं, महादलित हैं, उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए उस कोटा में। इसी तरह से ST में जो नॉर्थ ईस्ट के STs हैं, दे हैव डन रिलेटिवली बेटर बिकॉज दे हैव हैड एक्सेस टू बेटर क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन जो हमारे मिडलैंड के दलित के आदिवासी हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, तो उसको भी 2 को अलग करना चाहिए। OBC सबसे बड़ा केस है, जहां चंद जो थोड़ी सी लैंडेड कम्युनिटीज है ना, यादव हुए, कुर्मी हुए, वोकलिगास हुए, मराठा हुए, क्योंकि इनके पास जमीन है, इन लोगों ने लगभग सारे OBC के उस पर कब्जा कर रखा है। और OBC में जो सबसे नीचे वाले OBC हैं, जो सर्विस कम्युनिटीज हैं, जो हाथ से काम करने वाले समाज थे, जो कारीगर लोग थे, उन सब की स्थिति आज बहुत खराब है। कई मायनों में तो जो लोअर OBC है, उसकी स्थिति आज दलित समाज का जो टॉप वर्ग है उससे भी ज्यादा खराब है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, उनका कोटा अलग करने की जरूरत है, और OBC के अंदर महिलाओं के लिए अलग से कोटा करने की जरूरत है। तो कोटा को सब कोटा में बांटा जाए। दूसरा सुधार जो मैं बार बार कहता हूं वो ये कि जिसे एक से ज्यादा जनरेशन में रिजर्वेशन का फायदा मिल चुका है, उसको रिजर्वेशन की लाइन में अंत में खड़ा कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए मेरे पिताजी रिजर्वेशन का फायदा उठा के प्रोफेसर बने, तो फिर कम से कम प्रोफेसर की नौकरी के लिए रिजर्वेशन की लाइन में पहले नंबर पे मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं आखिर में खड़ा होऊंगा। रिजर्वेशन का एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन तभी जब बाकी सबका नंबर आ चुका है। अगर क्लास 3 ऑफिसर मेरे पिताजी बन गए, तो क्लास 3 तक की नौकरी में मुझे आखिर में खड़ा रहना पड़ेगा, सबसे आगे नहीं आ सकता। क्लास 2 की नौकरी में मैं रिजर्वेशन का फायदा नॉर्मल तरीके से सबसे आगे खड़ा होकर ले सकता हूं। यह बदलने की जरूरत है। मैं काफी समय से इसके लिए कहता रहा हूं, रिजर्वेशन को और रिफाइन करने की जरूरत है। और आखिरी बात, रिजर्वेशन का दायरा, एफर्मेटिव एक्शन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश में रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन की सारी बात सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों पे लिमिट होकर रह जाती है। सरकारी नौकरियां हैं कितनी? इस देश में हर तरह की सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये अंडरटेकिंग, वो अंडरटेकिंग, सब मिला दीजिए, अंदाजन 2 करोड़ नौकरियां हैं। और इस देश में टोटल कितनी वर्कफोर्स है? हमने देखा था पिछली बार जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की थी, 45 करोड़ लोग। 45 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां पब्लिक सेक्टर में हैं। और पब्लिक सेक्टर की नौकरियां कम हो रही हैं। देश बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, लेकिन सरकारी नौकरियां घट रही हैं। परसेंटेज में नहीं घट रही, एक्चुअली नंबर्स घट रहे हैं सरकारी नौकरियों के। तो सारी बहस उस छोटे से हिस्से पे हो रही है
एक छोटी सी स्लाइस है, उसी पे सारी मार काट है, सब लगे हुए हैं, मिलेगा रिजर्वेशन, नहीं मिलेगा जान दे देंगे, आग लगा लूंगा, सब छोटी सी चीज के बारे में, बाकी 90% की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आज की तारीख में सरकारी नौकरियों से ज्यादा संख्या में ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्राइवेट नौकरियां हैं। प्राइवेट नौकरियों में भी एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। अब सुन के बड़ा अटपटा लगेगा, कई लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, लीजिए यहां भी आप कोटा ले आए। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन सब साथियों को, आप अमेरिका को देखिए। अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की कैपिटलिस्ट काफी जिक्र होता है, अमेरिका कैपिटलिज्म, मेरिट, इस सब का जिक्र होता है ना। अमेरिका की हर कंपनी को हर साल लिख के देना पड़ता है कि उसकी डाइवर्सिटी प्रोफाइल क्या है, यानी कि आपके कितने टोटल एम्प्लॉयज हैं, उनमें से कितने व्हाइट हैं, कितने ब्लैक हैं, और आप ब्लैक एम्प्लॉयज को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? डाइवर्सिटी प्रोफाइल हर कम्युनिटी की चेक की जाए। इसके लिए एक रिपोर्ट हुई थी, आज से 10 साल पहले भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने के लिए। मैं उसका एक हिस्सा था, इसलिए पहले से बता दूं कि ये थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन है। कमेटी बनी थी जिसने, कमेटी ने ये सब रिकमेंडेशन दिए थे, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन होना चाहिए, केवल सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरियों में भी इस देश की डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। ये सब करेंगे तो हम बेहतर बढ़ेंगे, बेहतर सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक ऐसा समाज। आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य है एक ऐसा भारत जिसमें रिजर्वेशन ना हो। इसलिए नहीं कि रिजर्वेशन खत्म कर दी गई, बल्कि इसलिए कि रिजर्वेशन की जरूरत ना हो, जहां औरत को महसूस ना हो कि उसे रिजर्वेशन की जरूरत है। आपको पता है, आज से 40 साल पहले जब मेरी दीदी मेडिकल कॉलेज में गई थी, तब लड़कियों के लिए कोटा होता था मेडिकल कॉलेज में 20%। उसके बाद एग्जाम में 40% लड़कियां पास करने लग गई, कोटा महत्वहीन हो गया। अब शायद वो कोटा खत्म भी हो गया होगा। मैं ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं जिसमें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कोई कोटे की जरूरत ना बचे, क्योंकि वो सामान्य तरीके से आए, ताकि एक ऐसा समाज जिसमें कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज खत्म हो गई। और उसका आदर्श वो है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट सिस्टम को जहां तोड़ दिया गया हो, किसी की कास्ट देख के आपको अनुमान भी ना लगे कि इस व्यक्ति को कैसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में है, क्या होगा। आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा केवल वो तय करे कि जिंदगी में आप कहां पहुंचेंगे। वो हमारा आदर्श होना चाहिए। हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।